Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. So today we will discuss newspaper analysis dated 21st July, and if you are liking this analysis then please like, share and subscribe. And I have started my UPSC mentorship program in which I am covering current affairs from several newspapers and magazines and also discussing a static part related to every current affair in detail. If you are interested and want to join this program, for that you have to visit the Telegram group and the link of the Telegram group is in the description box. And some of you are commenting कि वीडियो की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं इंटेंशनली वीडियो की लेंथ को ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट है तो उसको डिस्कस करना ज़रूरी हो जाता है। तो बेसिकली इंटेंशनली ऐसा नहीं किया जा रहा है। अगर वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है तो उसके पीछे कोई पर्पस है। अब हम आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स बेल टू जुबैर, मूव्स हिज केसेस फ्रॉम यूपी टू दिल्ली, स्क्रैप्स एसआईटी। अब ये एज सच ये केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, जो यूपी गवर्नमेंट ने एसआईटी यहाँ पर बनाई है तो उस एसआईटी को डिसबैंड कर दिया गया और जो भी केसेस हैं उनको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया टू दिल्ली। अब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जानबूझकर एक विशियस साइकिल क्रिएट की जा रही है और कस्टडी की एवरग्रीनिंग की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक केस में यहाँ पर ज़मानत मिलती है तो दूसरा केस कर दिया जाता है और दूसरे केस के चलते यहाँ पर कस्टडी ले ली जाती है, तो ये किया जा रहा है। तो उसके लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सारी ही एफआईआर्स को क्लब कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इज़ अ रिमाइंडर दैट द पावर टू अरेस्ट शुड नॉट बी मिसयूज्ड। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि स्टेट के पास पावर है अरेस्ट करने की, लेकिन स्टेट को इस पावर को स्पेयरिंगली यूज़ करना है। ये नहीं कि आप किसी को भी अरेस्ट करते जा रहे हो। तो बेसिकली जेल यहाँ पर एक्सेप्शन होना चाहिए और बेल यहाँ पर रूल होना चाहिए। तो जेल शुड बी द एक्सेप्शन और यहाँ पर बेल रूल होना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है और जो अरेस्ट करने की पावर है इसको यहाँ पर स्पेयरिंगली यूज़ करने की ज़रूरत है। एवरग्रीनिंग ऑफ द कस्टडी ऑफ एन अक्यूज, तो यहाँ पर यही किया जा रहा था, जो अक्यूज्ड है उसकी एवरग्रीनिंग की जा रही थी कस्टडी की, कि एक केस में ज़मानत मिलती तो दूसरे केस में यहाँ पर जेल में डाल दिया जा रहा था। बाई डिक्लाइनिंग टू रीस्ट्रेन जुबैर फ्रॉम ट्वीटिंग, द कोर्ट अंडरलाइंस द राइट टू फ्री स्पीच। अब यहाँ पर जो काउंसिल थे उनका ये कहना था कि जुबैर को ये कहा जाए कि आगे वो कोई भी ट्वीट ना करें। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई भी एंटिसिपेटरी ऑर्डर पास नहीं कर सकता, क्योंकि ये यहाँ पर राइट टू फ्री स्पीच को यहाँ पर अंडरमाइन करेगा। तो डिसबैंडिंग द special investigation team formed by Uttar Pradesh and underlining that there is no justification to keep him in continued custody, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दे दी। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन थी 6 एफआईआर्स की, वो ट्रांसफ़र की गई फ्रॉम यूपी टू दिल्ली। द बेंच स्टेटेड दैट अदर देन द 7 करंट केसेस, अगर किसी फ्यूचर में भी कोई एफआईआर होती है तो उसको भी ट्रांसफ़र किया जाएगा टू द दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल। फिर यहाँ पर ये कहा गया था बाई द काउंसिल कि जो जुबैर हैं वो आगे ट्वीट ना कर सकें। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम कोई भी एंटिसिपेटरी ऑर्डर पास नहीं कर सकते। अगर हम कोई एंटिसिपेटरी ऑर्डर पास करेंगे तो ये वॉयलेटिव होगा फ्री स्पीच का। अब हम सेकेंड न्यूज़ डिस्कस करेंगे, रनिल इलेक्टेड लंका प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे श्रीलंका के, गोटाबाया राजपक्षे, वो तो वहाँ से चले गए, सिंगापुर चले गए हैं। फिर उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। फिर यहाँ पर नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए और नए प्रेसिडेंट बने हैं रनिल विक्रमसिंघे। अब हम आगे चलते हैं। एज ग्लोबल क्रूड प्राइसेस फॉल, गवर्नमेंट कट्स विंडफॉल टैक्स ऑन फ्यूल एक्सपोर्ट्स। तो हमने कुछ टाइम पहले ये न्यूज़ डिस्कस की थी कि गवर्नमेंट ने एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगा दी है पेट्रोल एक्सपोर्ट्स के ऊपर, डीजल एक्सपोर्ट्स के ऊपर। इसके अलावा गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स लगा दिया है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने यहाँ पर विंडफॉल टैक्स को भी कट किया है और जो यहाँ पर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाई थी वो पेट्रोल पर तो पूरी तरीके से हटा दी है और डीजल पर थोड़ी कम कर दी है। तो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी इक्वल्स टू ₹6 पर लीटर ऑन पेट्रोल एक्सपोर्ट्स हैज़ बीन रिमूव्ड एंटायरली, while that on diesel exports has been cut to ₹11 per liter from ₹13 per liter earlier। तो हमने ये डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ने एडिशनल एक्साइज ड्यूटी क्यों लगाई थी। तो इसका रीज़न ये था, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं वो इंडिया में फ्यूल शॉर्टेज एक तरीके की क्रिएट हो रही थी। वो इसीलिए क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ क्या कर रही थी, इनको एक्सपोर्ट कर रही थी। अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ इसीलिए ऑयल को एक्सपोर्ट कर रही थी क्योंकि इंडिया में उनको नुकसान हो रहा था। एज सच तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट जो है
वो इंडिया में फ्यूल के प्राइसेस को बढ़ने नहीं दे रही थी क्योंकि उसकी वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा था। लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को नुकसान हो रहा था, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ ने सोचा कि इंडिया में जो फ्यूल पंप्स हैं वहाँ तो नहीं बेचते हैं पेट्रोल और डीजल, इसके अलावा हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। इसीलिए सरकार ने एक्सपोर्ट के ऊपर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगा दी थी, जिसकी वजह से कंट्री में कोई भी फ्यूल शॉर्टेज क्रिएट ना हो। तो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी इक्वल्स टू ₹6 per liter on petrol exports has been removed entirely, while that on diesel exports has been cut to ₹11 liter। इसके अलावा जो स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाई गई थी उसको भी कम कर दिया गया है। तो जो विंड फॉल टैक्स था उसको भी यहाँ पर कम कर दिया गया है। इसके अलावा अगर कोई भी एक्सपोर्ट होता है उस रिफाइनरी यूनिट से जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, तो उसको पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट किया जाएगा फ्रॉम द टैक्सेस। द गवर्नमेंट ऑल्सो एग्जेम्प्टेड पेट्रोल, डीजल एंड ATF फ्रॉम लेवाई ऑफ ड्यूटीज व्हेन एक्सपोर्टेड फ्रॉम रिफाइनरी यूनिट्स, जो कि यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है। विद एन एम टू एड्रेस द इशू ऑफ फ्यूल शॉर्टेज इन द कंट्री, तो मैंने आपको बताया था कंट्री में फ्यूल शॉर्टेज क्रिएट हो रही थी, लेकिन ये जो फ्यूल शॉर्टेज थी वो एज सच आर्टिफिशियली क्रिएट हो रही थी, क्योंकि ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं ये जानबूझ के एक्सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि इनको एक्सपोर्ट करने में ज़्यादा फायदा हो रहा था और डोमेस्टिक सप्लाई में इनको ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि डोमेस्टिक सप्लाई में जानबूझकर यहाँ पर जो रेट है वो बढ़ने नहीं दिए जा रहे थे, जिसकी वजह से कंट्री में इन्फ्लेशन ना क्रिएट हो। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा हम एक्सपोर्ट करके पैसा कमा लेंगे। फिर यहाँ पर सरकार ने कहा कि अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको यहाँ पर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी, तो जिसकी वजह से ये यहाँ पर जो डोमेस्टिक सप्लाईज है वो इंश्योर की जा सके। तो सेंटर ऑल्सो इम्पोज्ड अ सेस ऑफ ₹23,250 पर टन और विंडफॉल टैक्स ऑन डोमेस्टिक क्रूड, लेकिन अब इसको थोड़ा कम कर दिया गया है। द स्टेटमेंट एश्योर्ड ऑफ इनफ फ्यूल अवेलेबिलिटी, तो मैंने आपको बताया कि एडिशनल एक्साइज ड्यूटी इसीलिए लगाई गई थी कि कंट्री में फ्यूल अवेलेबिलिटी बनी रहे, कंट्री में किसी भी तरीके की फ्यूल शॉर्टेज क्रिएट ना हो। द शॉर्टेज ऑफ फ्यूल एट रिटेल आउटलेट्स वॉज ट्रिगर्ड बाई ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जानबूझकर यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि डोमेस्टिकली उनको नुकसान हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइसेस है वो बढ़ नहीं रहे थे। इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के प्राइसेस तो बढ़ रहे थे, लेकिन डोमेस्टिक में प्राइस नहीं बढ़ रहे थे। तो these two factors had led to oil marketing companies reporting under recoveries of ₹20 to ₹25 per liter on diesel, क्योंकि यहाँ पर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है अगर वो यहाँ पर डोमेस्टिक सप्लाई कर रहे थे तो उनको लगभग 20 से 25 रुपये पर लीटर नुकसान हो रहा था डीजल में और 10 से 15 लीटर नुकसान हो रहा था पेट्रोल में। तो उन्हें ऐसा लगा इससे अच्छा एक्सपोर्ट करके ही फ़ायदा कर लेते हैं, डोमेस्टिक सप्लाई क्यों इंश्योर करना। लेकिन सरकार को यहाँ पर ज़रूरत है कि फ्यूल शॉर्टेज ना हो कंट्री में, तो उसके लिए यहाँ पर सरकार ने स्टेप लिया था। लेकिन अब ये डर है कि ग्लोबल रिसेशन आ सकता है, इसीलिए सरकार ने ये सब थोड़ा कट कर दिया। अब हम आगे चलते हैं। बाकी फर्स्ट पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, यहाँ पर भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो 2020 में सरकार ने क्या किया था, कंसेशन दिया जाता है जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको 50% कंसेशन मिलता है रेलवे के द्वारा। तो अहेड ऑफ द नेशन वाइड लॉकडाउन इन 2020 द रेलवेज हैड डिसकंटिन्यूड द अप टू 50% कंसेशन जो कि सीनियर सिटीजन्स को दिया जाता है। और गवर्नमेंट ने इसका रैशनल क्या दिया, गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम जानबूझकर इस कंसेशन को हटा रहे हैं क्योंकि जो सीनियर सिटीजन्स है वो यहाँ पर ज़रूरी ना हो फिर भी ट्रैवल ना करें, क्योंकि उनको कोविड होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो वो अगर इधर से उधर ट्रैवल करेंगे क्योंकि उनको यहाँ पर कंसेशन मिल रहा है तो उसकी वजह से कोविड बहुत ज़्यादा फैल सकता है। लेकिन अब सरकार ने इस डिसीजन को रिवर्स किया ही नहीं, सरकार ने कहा कि अब हम कंसेशन देंगे ही नहीं। तो कंसेशन फॉर सीनियर सिटीजन्स ऑन ट्रेन्स नॉट डिजायरेबल, ये गवर्नमेंट ने कहा है। गवर्नमेंट ने कहा अब हम कंसेशन नहीं देंगे क्योंकि वैसे भी रेलवेज को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो दीज फाइनेंशियल लॉसेस ड्यू टू कंसेशंस हैव लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द रेलवेज, इसीलिए ये कंसेशन वापस नहीं लाया जाएगा जो कि सीनियर सिटीजन्स को दिया जाता था। फिर नेक्स्ट यहाँ पर लोकसभा में गवर्नमेंट ने ये बताया कि जो मायोस्ट वायलेंस है वो तो कम हुआ है, लेकिन सिक्योरिटी पर्सनल की डेथ जो कि यहाँ पर नक्सलिज्म की वजह से होती है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हुई है। तो ये डेटा आप कोट कर सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग में। वाइल इंसिडेंट्स ऑफ नक्सल वायलेंस हैव ड्रॉप्ड बाई 77% बिटवीन 2009 एंड 2021, लेकिन जो डेथ ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल है जो कि मायोस्ट वायलेंस की वजह से इंक्रीज़ हुई है, एज सच डबल हो गई है छत्तीसगढ़ में इन द पास्ट 3 ईयर्स। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वायलेंस डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन सिक्योरिटी पर्सनल की डेथ ड्यू टू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ये यहाँ पर इंक्रीज हो गई है। फिर यहाँ पर हम इसरो के मिशंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसरो एक्सपो सेट को यहाँ पर लॉन्च करेगा। एक्सपो सेट क्या है, इट इज़ डिज़ाइन टू स्टडी कॉस्मिक एक्सरेज। तो एक्सपो सेट कॉस्मिक एक्सरेज को स्टडी करेगा। तो स्पेस एजेंसीज थर्ड साइंटिफिक मिशन शेड्यूल्ड फॉर नेक्स्ट ईयर इज द स्पेस ऑब्जर्वेटरी जो कि होगी एक्सपो सेट। तो एक्सपो सेट क्या है ये पता होना चाहिए, टू स्टडी कॉस्मिक एक्सरेज। इसके अलावा जो गगनयान मिशन है उसका फर्स्ट एबॉर्ट डेमोस्ट्रेशन टेस्ट होगा, इस साल ही आखिरी में होगा। अब एबॉर्ट डेमोस्ट्रेशन टेस्ट क्या होता है, तो गगनयान में जो यहाँ पर कैबिन क्रू जाएगा, अब यहाँ पर जो क्रू होगा
फॉर एग्जाम्पल मिशन फेल हो जाता है तो क्रू एस्केप कर सके उसके लिए होता है अबॉर्ट डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, अबॉर्ट मिशंस आर मेंट टू टेस्ट द सिस्टम्स दैट कैन हेल्प द क्रू एस्केप फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट मिड फ्लाइट इन केस ऑफ ए फेलियर। तो अगर गगनयान मिशन फेल हो जाता है तो उसमें जो क्रू है उसकी जान बच सके, वो एस्केप कर सके, तो उसके लिए होता है अबॉर्ट मिशन टेस्ट। फिर यहाँ पर जो इसरो है वो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट करेगा 2024 में। अब स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है, तो बेसिकली दो सेपरेटली लॉन्च्ड एयरक्राफ्ट को ज्वाइन कर देना, ये होता है स्पेस डॉकिंग। तो स्पेस डॉकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू सेपरेटली लॉन्च्ड एयर स्पेसक्राफ्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए स्पेस डॉकिंग क्या होता है। इसके अलावा हमने एक्सपोसेट डिस्कस किया और हमने अबॉर्ट डेमोन्स्ट्रेशन मिशन डिस्कस किया। तो स्पेस डॉकिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू सेपरेटली लॉन्च्ड स्पेसक्राफ्ट। फिर यहाँ पर इंडियन स्पेस एजेंसी का एक और टारगेट ये है कि हमें अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है लगभग आने वाले 5 से 7 सालों में। फिर यहाँ पर आदित्य L1 मिशन की बात की गई है। तो आदित्य L1 मिशन जो कि सन की स्टडी के लिए है। अब दो सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच में लगभग 5 यहाँ पर लैग्रेंजियन पॉइंट्स होते हैं। लैग्रेंजियन पॉइंट्स क्या होते हैं, वो पॉइंट जहाँ पर जो ग्रेविटेशनल पुल है दो सेलेस्टियल बॉडीज़ का वो एक दूसरे को बैलेंस आउट कर सके। तो देयर आर 5 Lagrangian points between any two celestial bodies where the gravitational pull of both the bodies on the satellite is equal to the force, जो कि यहाँ पर सैटेलाइट को ऑर्बिट में एक जगह कांस्टेंट रख सकता है, फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द सैटेलाइट इन ऑर्बिट। तो ये होता है Lagrangian पॉइंट। फिर यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया एक्सपोसेट, और इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, चंद्रयान 3 को भी लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक्सपोसेट याद रखना है जो कि कॉस्मिक रेस को स्टडी करने के लिए होगा। फिर हमने स्पेस डॉकिंग पढ़ा। स्पेस डॉकिंग क्या होता है, टू सेपरेटली लॉन्च्ड स्पेसक्राफ्ट को ज्वाइन करने के प्रोसेस को स्पेस डॉकिंग कहते हैं। फिर इसके अलावा हम अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे लगभग आने वाले 5 से 7 सालों में। फिर यहाँ पर हम अबॉर्ट डेमोन्स्ट्रेशन मिशन टेस्ट करेंगे गगनयान का। फिर हम इसके बाद आदित्य L1 जो है उसके लैग्रेंजियन पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल जो दो सेलेस्टियल बॉडीज़ का है वो एक दूसरे को बैलेंस आउट कर सके। फिर यहाँ पर हमने डिस्कस किया एक्सपोसेट, और चंद्रयान 3 को यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों ही क्लेम कर रहे हैं कि शिवसेना उनकी है। अब कैसे डिसाइड होगा कि शिवसेना किसकी है, तो इलेक्शन कमीशन का जो प्रोसेस है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन अ डिस्प्यूट अराइजेस ईसी फर्स्ट एग्जामिन सपोर्ट ईच फैक्शन एंजॉयज। और ये जो सपोर्ट देखा जाता है ये सिर्फ ये नहीं देखा जाता है कि कितने आपके पास MP MLA हैं, ये सपोर्ट देखा जाता है कि पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इसके अलावा लेजिस्लेचर विंग में आपके पास कितने लोग हैं। इट देन आइडेंटिफाइज द टॉप डिसीजन मेकिंग ऑर्गन्स विद इन द पार्टी, और उसके बाद ये देखते हैं कि कितने ऑफिस बेयरर कौन से फैक्शन के साथ हैं। इट ऑल्सो काउंट्स कि कितने लॉ मेकर्स हैं हर कैंप में। इसके अलावा ये जो प्रोसेस है ये रिकॉग्नाइज नेशनल और स्टेट पार्टीज के लिए है। अब हम आगे चलते हैं। ये हम केस डिस्कस करेंगे जो मोहम्मद जुबैर का केस है, तो उसमें ही सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑर्डर अंडरलाइंस दैट मल्टीपल क्रिमिनल प्रोसेसेस कांट बी परस्यूड बाय द स्टेट विद द गोल ऑफ कीपिंग एन एक्यूज्ड इन कस्टडी कंटिन्यूसली। तो जानबूझकर आप यहाँ पर बहुत सारे क्रिमिनल प्रोसेसेस नहीं चला सकते हो सिर्फ अगर आपको किसी इंसान को कस्टडी में रखना हो। बेंच एक्नॉलेज्ड कि जानबूझकर यहाँ पर एवरग्रीनिंग ऑफ कस्टडी के लिए बहुत सारे केसेस यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। इन द 2001 रूलिंग ऑन TT एंटनी वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सेम इशू पर 2 FIR नहीं हो सकती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट सेड देयर कैन बी नो सेकंड FIR व्हेन द इन्फॉर्मेशन कंसर्न्स द सेम ऑफेंस एलिज्ड इन द फर्स्ट FIR। तो फर्स्ट FIR भी सेम ऑफेंस के लिए, दूसरी FIR भी सेम ऑफेंस के लिए, तो ये नहीं किया जा सकता। एक ऑफेंस के लिए एक ही यहाँ पर FIR होनी चाहिए। फिर 2020 में इन द केस ऑफ अर्नब गोस्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पर जो जर्नलिस्ट गोस्वामी थे उन्होंने बहुत सारे मल्टीपल हेट स्पीच केसेस फॉर द सेम इंसिडेंट फेस किए थे। तो कोर्ट ने ये कहा था कि हमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन और यहाँ पर जो पुलिस की पावर है टू इन्वेस्टिगेट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो यहाँ पर जो स्टेट की पावर है और यहाँ पर जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं उनमें बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। द लॉ ऑन अबॉर्शन एंड व्हाट इट मीन्स फॉर अनमैरिड वुमेन। तो एक यहाँ पर महिला है जो कि 25 साल की है और उसकी जो प्रेगनेंसी है वो है 23 हफ्ते 5 दिनों की। अब वो यहाँ पर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना चाहती है। वो प्रेगनेंसी को इसीलिए टर्मिनेट कराना चाहती है क्योंकि उसके पार्टनर ने उससे शादी करने से मना कर दिया। हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने ओरल ऑब्जर्वेशन में इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने से मना कर दिया कि आप इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकते। तो ऐसे में हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम यहाँ पर डिस्कस करें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे यहाँ जो एबॉर्शन के लॉज हैं वो कितने ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं। A 25-year-old woman moved the Supreme Court on Tuesday seeking an abortion after the Delhi High Court declined her plea last week. तो यहाँ पर चैलेंज किया गया है रूल 3B ऑफ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स, जो कि
कुछ ही कैटेगरी ऑफ विमेन को अलाउ करता है कि वो यहाँ पर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकती हैं बिटवीन 20 एंड 24 वीक्स। तो हम ये देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी ऑफ विमेन है जो कि 20 से 24 हफ्तों के बीच में अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकती हैं। द केस हैज़ ऑल्सो रेज्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट द फ्रेमवर्क ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट्स। इसके अलावा फीमेल ऑटोनॉमी को रिकॉग्नाइज कितना किया जा रहा है। What is the case about? The woman sought the Delhi High Court's permission for termination of a pregnancy of 23 weeks and 5 days, लेकिन यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया। अभी जो प्रेगनेंसी है ये कंसेंशुअल रिलेशनशिप से हुई थी, लेकिन यहाँ पर जो पार्टनर है उसने बाद में शादी करने से मना कर दिया। अब विमेन का क्या कहना है? विमेन का ये कहना है कि उसे डर है कि उसको स्टिग्मेटाइज कर दिया जाएगा कि वो सिंगल अनमैरिड विमेन है, लेकिन वो यहाँ पर मदर है, तो उसे इस बात का डर है, तो ये उसने यहाँ पर रीज़न दिया प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना ही का। अब हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से रीजन्स हैं जिन रीजन्स के बेसिस पर यहाँ पर प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराई जा सकती है बिटवीन 20 to 24 वीक्स। इन ओरल ऑब्जर्वेशंस जो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस थे, उन्होंने यहाँ पर वुमेन को प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाने से मना कर दिया। तो जजेस कॉग्स द वुमेन टू कैरी हर प्रेगनेंसी टू टर्म एंड टू गिव अप द न्यू बॉर्न फॉर अडॉप्शन। तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट का ये कहना है कि आप इसे को जन्म दो, भले ही आप यहाँ पर अडॉप्शन के लिए दे दो, लेकिन जन्म तो आप दो, आप बेसिकली किसी ऐसे नहीं मार सकते हो अनबॉर्न चाइल्ड को। वॉट इज़ द लॉ ऑन अबॉर्शन? तो पहले हम IPC डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 312 ऑफ द IPC 1860 जो कि मिसकैरेज वॉलंटरली अगर मिसकैरेज करने की कोशिश की जा रही है, अगर भले ही वो वुमेन के कंसेंट से है, एक्सेप्ट व्हेन द मिसकैरेज इज कॉज टू सेव हर लाइफ। तो जब तक यहाँ पर माँ की जान को खतरा है तब तक तो मिसकैरेज वॉलंटरली किया जा सकता है, लेकिन अगर माँ की जान को खतरा नहीं है, इसके अलावा अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा भी किया जा रहा है लेकिन माँ की जान को खतरा नहीं है, तो फिर यहाँ पर इसको कंसिडर किया जाएगा कि ये एक ऑफेंस है। तो सेक्शन 312 ऑफ द IPC 1860 criminalizes voluntarily causing miscarriage even when it is with the woman's consent, except when the miscarriage is caused to save her life. This means that the woman or anyone else, including a medical practitioner, could be prosecuted for an abortion. अब ये सेक्शन 312 ऑफ द IPC में लिखा हुआ था। फिर उसके बाद 1971 में आया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जो कि एबॉर्शन को और ज़्यादा लिबरलाइज करने के लिए आया। तो 1971 द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू लिबरलाइज एक्सेस टू एबॉर्शन, क्योंकि इसकी वजह से ये जो IPC में प्रोविजन था, इसकी वजह से जो वुमेन है वो बहुत ज़्यादा अनसेफ प्रोसीजर को ले रही थी फॉर द एबॉर्शन, जिसकी वजह से उनकी जान भी चली जाती थी। तो MTP एक्ट अलाउड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर इन 2 स्टेजेस। अगर 12 हफ्ते तक आपको टर्मिनेशन कराना है तो एक डॉक्टर की ओपिनियन की ज़रूरत है, उसके अलावा अगर 12 से 20 हफ्तों तक कराना है तो 2 डॉक्टर्स की ओपिनियन की ज़रूरत है। फॉर प्रेगनेंसीज बिटवीन 12 एंड 20 वीक्स ओल्ड द ओपिनियन ऑफ 2 डॉक्टर्स वॉज रिक्वायर्ड, और 2 डॉक्टर्स को ये देखना पड़ेगा क्या अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया गया तो उसकी वजह से जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी लाइफ को यहाँ पर खतरा हो सकता है, या उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को कोई ग्रेव इंजरी पहुँच सकती है, या तो सब्सटेंशियल रिस्क है कि जो चाइल्ड बॉर्न होगा उसमें यहाँ पर कोई फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी। तो इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद ही यहाँ पर अलाउ किया जाता था 12 से 20 हफ्तों के बीच में अगर यहाँ पर प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराना हो। 2021 में पार्लियामेंट ने इस लॉ को अमेंड किया और पार्लियामेंट ने ये कहा कि अगर 20 हफ्ते तक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना है तो एक डॉक्टर के ओपिनियन से कराई जा सकती है, लेकिन 20 से 24 हफ्ते तक कराना है तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन की ज़रूरत होगी। फॉर द सेकंड कैटेगरी कि अगर 20 से 24 हफ्ते में कराना है तो कौन कौन सी वुमेन जो है वो अलाउड होंगी कि वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकती हैं 20 से 24 हफ्तों के बीच में। तो पहला सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट और रेप और इंसेस्ट, दूसरा माइनर्स, तीसरा चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस ड्यूरिंग द ऑनगोइंग प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर आप जो थर्ड देख रहे हो चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस ड्यूरिंग द ऑनगोइंग प्रेगनेंसी, इसमें अनमैरिड वुमेन की बात नहीं की गई है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई वुमेन यहाँ पर विडो हो गई या कोई वुमेन का डिवोर्स हो गया उसके हस्बैंड के साथ, तो उनको तो अलाउ है कि वो यहाँ पर प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करा सकती हैं, लेकिन एज सच यहाँ पर अनमैरिड वुमेन की बात नहीं की गई है। वुमेन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़, मेंटली इल वुमेन इंक्लूडिंग मेंटल रिटार्डेशन, इसके अलावा फीटल मैल फॉर्मेशन हो गया है जिसकी वजह से जो बच्चा है उसको यहाँ पर फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ डेवलप हो गई हैं। वुमेन विद प्रेगनेंसी इन ह्यूमैनिटेरियन सेटिंग्स या तो डिजास्टर या तो इमरजेंसी सिचुएशन, तो इन सारी कैटेगरीज ऑफ वुमेन के लिए एप्लीकेबल है कि वो 20 से 24 हफ्ते के बीच में भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकती हैं। वाइल द लॉ रिकॉग्नाइजेस चेंज इन सर्कमस्टांसेस ऑफ द रिलेशनशिप स्टेटस, तो हमने सी देखा कि अगर वुमेन यहाँ पर विडो हो जाती है या डाइवोर्स्ड हो जाती है तो वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकती है 20 से 24 हफ्तों के बीच में, बट इट डज नॉट envisage the situation for unmarried women. तो in cases involving rape, law states that anguish caused by the pregnancy shall be presumed to constitute a grave injury to the mental health of the pregnant woman. तो अगर रेप का कोई केस है तो ऐसे में प्रेगनेंसी जो है वो 20 से 24 हफ्तों के बीच में भी टर्मिनेट कराई जा सकती है। Why does the law have the gap regarding unmarried women? तो अब अनमैरिड वुमेन के रिगार्डिंग गैप क्यों है, तो इसके बारे में भी एक 2021 में रिपोर्ट आई थी। तो 2021 में रिपोर्ट का ये कहना था
कि पार्लियामेंट्री डिबेट्स ऑन द एमटीपी एक्ट रिवील दैट लेजिस्लेटर्स वर कंसर्न कि अगर हम एबॉर्शन लॉ को बहुत ज़्यादा लिबरल बना देंगे और 20 से 24 हफ्तों के बीच में यहाँ पर जो एबॉर्शन है उसको अलाउड कर देंगे इवन फॉर अनमैरिड वुमेन, तो इसकी वजह से जो वुमेन की सेक्शुअल प्रॉमिस्क्विटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो वो ऐसा नहीं चाहते थे, वो यहाँ पर चाहते थे कि मॉरल हाई ग्राउंड मेंटेन रहे, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर अनमैरिड वुमेन को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो पार्लियामेंट्री डिबेट्स ऑन द एमटीपी एक्ट reveal that legislators were concerned that a liberal abortion law would promote sexual promiscuity among women. तो एड्रेसिंग दिस कंसर्न गवर्नमेंट, इसके अलावा मिनिस्टर्स ने पार्लियामेंट को ये इंश्योर किया कि हमारे यहाँ जो एबॉर्शन होता है मेनली वो मैरिड वुमेन में ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो प्रेगनेंसी उसको कंसील करने की कोशिश की जाएगी। तो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस इन द 1971 एक्ट स्टेटेड दैट मोस्ट ऑफ दीज मदर्स आर मैरिड वुमेन एंड आर अंडर नो पर्टिकुलर नेसेसिटी टू कंसील देयर प्रेगनेंसी। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको इस बात से क्या समझ आया कि उनको इस बात का डर है कि जो वुमेन की सेक्सुअल प्रॉमिस्क्यूटी है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके अलावा हो सकता है कि प्रेगनेंसी को कंसील करने के लिए वो यहाँ पर एबॉर्शन करा लें। तो आपको ये बात समझ आ रही है कि एबॉर्शन को लिबरल हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एज सच हमारे एबॉर्शन लॉज लिबरल है नहीं। The MTP Act is a provider protection law that seeks to shield the RMP from criminal liability। तो यहाँ पर ऑथर का ये कहना है कि एज सच MTP एक्ट इसीलिए बनाया गया है क्योंकि IPC में जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या करता है, अगर वो एबॉर्शन करा देता है तो ऐसे में एक ऑफेंस माना जाएगा। तो उसको ऑफेंस से बचाने के लिए प्रोविजंस लाए गए हैं। एज सच वुमेन को कोई रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी देने की बात नहीं है एंड एज सच इट डज नॉट सेंटर द प्रेग्नेंट वुमेन्स नीड्स रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी एंड एजेंसी। तो एबॉर्शन इज अ हाईली रेगुलेटेड प्रोसीजर वेयर बाई द लॉ ट्रांसफर्स द डिसीजन मेकिंग पावर फ्रॉम द प्रेग्नेंट वुमेन टू द RMP। क्योंकि यहाँ पर जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, अगर आपको 12 से 20 हफ्तों में भी टर्मिनेट करानी है तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन की ज़रूरत है, 20 से 24 हफ्तों में 2 की ज़रूरत है। तो एज सच यहाँ पर वुमेन तो डिसीजन ले ही नहीं रही है, देखा जाए तो डिसीजन तो यहाँ पर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ले रहा है ना। तो यही यहाँ पर ऑथर ने क्वेश्चन किया है। तो जहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारे लॉज बहुत प्रोग्रेसिव है एबॉर्शन को लेकर, तो ऑथर ने ये कहा है कि हमारे लॉज कोई भी प्रोग्रेसिव नहीं है। तो इवन सो इंडियाज लीगल फ्रेमवर्क ऑन एबॉर्शन इज लार्जली कंसिडर्ड प्रोग्रेसिव स्पेशली इन कंपैरिजन टू मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग US, जहाँ पर जो एबॉर्शन रिस्ट्रिक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। तो ये यहाँ पर ऑथर ने बताया, जो कि हमने डिस्कस कर लिया। फिर यहाँ पर एक डिजीज़ का नाम बताया गया, दैट इज़ एन्यूरिज्म। अब एन्यूरिज्म क्या होता है? इट इज़ स्वेलिंग ऑफ द आर्टरीज एंड वेन्स इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो आर्टरीज और वेन्स की स्वेलिंग को ही एन्यूरिज्म कहते हैं। इसकी वजह से जो वॉल्स हैं वो वीकन हो जाती हैं और ये मोस्टली जो होता है दैट इज़ ऑन अओर्टा, बैक ऑफ द नीज, ब्रेन और इंटेस्टाइन। और एन्यूरिज्म अगर रप्चर हो जाती है तो उसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है और स्ट्रोक भी हो सकता है। अगर हम देखें तो मोस्ट केसेस जो होते हैं वो कंजेनिटल होते हैं। कंजेनिटल का मतलब ये होता है जो जन्मजात होते हैं, जब पैदा होते हैं तब से ही कोई डिजीज़ हो तो उसको बोलते हैं कंजेनिटल। तो मोस्ट केसेस बीइंग कंजेनिटल, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू प्रिवेंट एन्यूरिज्म, लेकिन हाँ कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस किए जा सकते हैं जिसकी वजह से एन्यूरिज्म से बचा जा सकता है। तो ऐसा सच अगर आएगा तो प्रीलिम्स में 1 वर्ड टाइप का ही क्वेश्चन आएगा कि आपको बस टिक करना होगा कि एन्यूरिज्म क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं MSP एंड गवर्नमेंट पैनल्स टास्क। सेंटर अनाउंस करता है MSP फॉर 22 मैंडेटेड क्रॉप्स। इसके अलावा जो शुगर केन होता है उसके लिए होता है FRP। कौन कौन सी क्रॉप्स हैं? तो 14 खारिफ क्रॉप्स होती हैं, पैडी, ज्वार, बाजरा, मेज़, रागी, तूर, अरहर, मूंग, उड़द, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सेसमे, नाइजर सीड, कॉटन। 6 इसमें राबी क्रॉप्स होती हैं, वीट, बार्ले, ग्राम, मसूर, लेंटिल, रेप सीड, मस्टर्ड सीड एंड सनफ्लावर। 2 इसमें कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं, जूट और कोपरा। शुगर केन के लिए होता है FRP। CACP रिकमेंड करता है, फाइनल डिसीजन यहाँ पर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स लेती है। अब CACP कैसे डिसाइड करता है कि कितना MSP होगा? तो बेसिकली जो MSP होता है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 1.5 टाइम्स होता है। तो CACP यहाँ पर 3 कॉस्ट को काउंट करता है, A2 प्लस FL और C2। A2 क्या होती है? जो यहाँ पर डायरेक्ट कॉस्ट फार्मर ने इनकर की है कैश में या काइंड में। FL क्या होता है? अनपेड फैमिली लेबर। और C2 क्या होती है? कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। तो C2 में मतलब सब कुछ इंक्लूड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो फार्मर का लैंड है उस लैंड के ऊपर फार्मर को कितना यहाँ पर रेंट मिल सकता था। तो C2 कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट इंक्लूडिंग रेंटल वैल्यू ऑफ ओन लैंड, इसके अलावा नेट ऑफ लैंड रेवेन्यू और इंटरेस्ट जो फिक्स्ड कैपिटल पर मिल सकता था, ये सब C2 में कंसिडर किया जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर MSP डिसाइड होता है वो A2 प्लस FL के बेसिस पर होता है। लेकिन फार्मर्स की ये डिमांड है कि जो यहाँ पर MSP डिसाइड होना चाहिए वो स्वामीनाथन कमेटी के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए और जो MSP होना चाहिए दैट होना चाहिए C2 प्लस 50%। तो ये इनकी डिमांड है। तो एज सच देखें तो जो कैलकुलेशन है CACP का, तो CACP यहाँ पर MSP रिकमेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ A2 प्लस FL। लेकिन प्रोटेस्टिंग फार्मर्स की ये डिमांड है कि जो MSP है वो C2 के बेसिस पर होना चाहिए, ना कि A2 प्लस FL। फिर यहाँ पर एक कमेटी बना दी गई है। कमेटी को कौन हेड कर रहे हैं? तो कमेटी को हेड कर रहे हैं संजय अग्रवाल, जो कि फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी भी रह चुके हैं।
फिर यहाँ पर कमेटी को टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए गए हैं कि जो एमएसपी है उसको कैसे ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है, ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को कैसे प्रमोट करना है। और इसमें संयुक्त किसान मोर्चा ने बोला कि हम अपने लोगों को नहीं भेजेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादातर गवर्नमेंट लॉयलिस्ट हैं, तो यही केस है। फिर नेक्स्ट है यूरोप हीट वेव। तो यूरोप में टेम्परेचर चल रहा है 45 डिग्री। अब इतना ज़्यादा टेम्परेचर कैसे हो गया? तो एक रीज़न तो है क्लाइमेट चेंज, और उसके अलावा दूसरा है कुछ लोकल फैक्टर्स। तो लोकल फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे। क्लाइमेट चेंज तो हमें पता है, बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से वार्मिंग हो रही है, और वार्मिंग की वजह से यहाँ पर हीट वेव हमें देखने को मिल रहा है। तो एन एक्स्ट्राऑर्डिनरीली hot summer in Europe crossed another peak on Tuesday with some places in Britain recording temperatures above 40 डिग्री सेल्सियस, और फ्रांस में जो टेम्परेचर वो 45 डिग्री तक पहुंच गया था। एज इज ट्रू ऑफ मोस्ट सच सिचुएशन, सबको पता है ये जो हाई टेम्परेचर्स हैं ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हैं। बट क्लाइमेट चेंज अलोन डज नॉट फुली एक्सप्लेन द रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर्स बीइंग सीन इन यूरोप। इसके अलावा दूसरा रीजन क्या है? लोकल रीजन। तो दीज काइंड ऑफ अनप्रेसिडेंटेड हाई टेम्परेचर्स आर यूजली अ रिजल्ट ऑफ सम unusual combinations of local short-term warming phenomena. फॉर एग्जाम्पल, लो प्रेशर डेवलप हो गया है ओवर द यूरोपियन रीजन, और लो प्रेशर के डेवलप होने की वजह से जो हॉट एयर है फ्रॉम द नॉर्दर्न अफ्रीका वो यहाँ पर अट्रैक्ट हो जा रही है, जिसकी वजह से हीट वेव और ज़्यादा इंटेंसीफाई हो जा रही है। तो ये रीज़न है। इसके अलावा जो आर्कटिक ओशियन की अनयूजुअल वार्मिंग हो रही है ये इसका रीज़न है। जो टेम्परेचर अर्थ का वो अभी तक 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, तो उसकी वजह से यहाँ पर वार्मिंग हो रही है। क्लाइमेट चेंज लॉन्ग टर्म। तो क्लाइमेट चेंज हमें समझ आ रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, आईपीसीसी की रिपोर्ट से भी हमें ये पता चला था कि आने वाले समय में जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हीट वेव्स, फ्लडिंग, ड्रॉट, रेनफॉल, ये आने वाले टाइम में ये सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो यही इसमें बताया गया है। अब हम आगे चलते हैं। फोर्टिफाइंग फ्रीडम। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है मोहम्मद जुबैर के केस में, उसके रिगार्डिंग आर्टिकल है। 3 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लेड बाई जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ऑर्डर्ड वेंसडे दैट ऑल्ट न्यूज़ को फाउंडर मोहम्मद जुबैर बी रिलीज्ड इमीडिएटली ऑन इंटरिम बेल इन ऑल एफआईआर्स। तो यहाँ पर एपेक्स कोर्ट का यही कहना है कि इंटरिम बेल सारे एफआईआर्स पे दे देनी चाहिए, क्योंकि जानबूझकर यहाँ पर एवरग्रीनिंग ऑफ कस्टडी की जा रही है। द कोर्ट ऑल्सो सेड जुबैर कांट बी स्टॉप्ड फ्रॉम ट्वीटिंग, क्योंकि अगर उनको ये कहा जाए कि आप अब ट्वीट नहीं करोगे तो ये जो उनका फ्री स्पीच का राइट है उसको यहाँ पर वायलेट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा यहाँ पर ऑथर का कहना है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेट है वो लोगों को अरेस्ट कर रहा है, डिसेंट को कर्ब करने की कोशिश कर रहा है। The bench had earlier observed that the practice of repeated charging and arresting was a vicious cycle and asked the UP police not to take precipitative action against Zubair। और यहाँ पर जो SIT यूपी गवर्नमेंट ने बनाई थी तो उस SIT को डिसबैंड कर दिया। दैट्स द अनफॉर्चुनेट ट्रेंड। तो यहाँ पर ऑथर का ये कहना है कि आईपीसी को यूज़ किया जा रहा है, जो भी वॉइसेस हैं जो कि यहाँ पर सरकार के अगेंस्ट डिसेंट दिखाते हैं तो उनको यहाँ पर कर्व करने की कोशिश की जा रही है। फिर यहाँ पर जर्नलिस्ट और फिल्म मेकर्स सबको अरेस्ट किया जा रहा है। तो ये यहाँ पर स्टेट को नहीं करना चाहिए। स्टेट को यहाँ पर जो एजेंसीज़ हैं उनको वेपनाइज नहीं करना चाहिए लोगों के खिलाफ। ये हम डिस्कस करेंगे जेंडर ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो एक तमिलनाडु और एक यहाँ पर कर्नाटका के केस है। तो तमिलनाडु में कोर्ट की ये रूलिंग आई है, मद्रास हाई कोर्ट की, कि एक विमेन ने मंगलसूत्र को रिमूव कर दिया होगा, तो उसके हस्बैंड ने इस ग्राउंड पर डिवोर्स मांगा है कि विमेन ने यहाँ पर मंगलसूत्र को रिमूव कर दिया है। तो मद्रास हाई कोर्ट का ये कहना है कि सही बात है, अगर विमेन ने मंगलसूत्र को रिमूव कर दिया है तो ये मेंटल क्रूएलिटी है टू हस्बैंड, और इसके तहत यहाँ पर कोर्ट ने डिवोर्स दे भी दिया। तो पहला तो ये केस हम देख लेते हैं। एंड देयर आर नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स दैट मैन शुड वेयर सिंबल्स ऑफ मैरिजेस। तो ये हम डिस्कस करेंगे। दूसरा केस क्या है, एक सर्वे हुआ है और सर्वे में ये पता चला है, ये सर्वे कर्नाटका में हुआ था रिगार्डिंग NEP। तो ये पता चला है सर्वे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ये मानना है कि जो चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पर विमेन की होती है, और डोमेस्टिक वायलेंस अगर विमेन सह रही है दैन दैट इज़ गुड फॉर द फैमिली। तो रिसेंटली 2 कनेक्टेड मीडिया स्टोरीज अबाउट एटीट्यूड्स टू विमेन, मैरिज एंड डोमेस्टिसिटी allow us to think about the peculiar nature of gender relations. The first concerns observations by the Madras High Court regarding proper behavior by women with regard to symbol of marriage, जहाँ पर मंगलसूत्र नेकलेस की बात की गई। फिर यहाँ पर दूसरा जो केस है दैट इज रिलेटेड टू सर्वे, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। कमेंटिंग ऑन द केस ऑफ एन estranged कपल, मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा कि अगर मंगलसूत्र को रिमूव किया जाता है बाय द वुमेन फ्रॉम हर बॉडी तो इसको मेंटल क्रूएलिटी कंसिडर किया जाएगा टुवर्ड्स हर हस्बैंड, और ये ग्राउंड हो सकता है फॉर द डिवोर्स। तो मंगलसूत्र द कोर्ट वेंट ऑन टू से इज ओनली रिमूव्ड एट द डेथ ऑफ द हस्बैंड। तो जब यहाँ पर हस्बैंड मर जाए उसके बाद ही मंगलसूत्र को रिमूव करना चाहिए। टर्निंग टू द सर्वे ऑफ टीचर्स। फिर यहाँ पर दूसरी बात सर्वे की बात की गई है, जो कि सर्वे से हमें 2 रिस्पॉन्सेस पता चले। पहला ये द ओवरवेलमिंग बिलीफ दैट चाइल्ड केयर इज विमेन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दूसरी बात ये कि विमेन अगर डोमेस्टिक वायलेंस को पुट अप करी देन दैट इज फॉर द गुड ऑफ द फैमिली, दैट दे पुट अप विद डोमेस्टिक वायलेंस फॉर द गुड ऑफ द फैमिली। तो ये यहाँ पर मेजॉरिटी लोगों का मानना है। अब यहाँ पर ऑथर ने ये कहा है कि
विमेन को ही क्यों मैरिज के सिंबल्स वेयर करने हैं, हस्बैंड को तो कोई मैरिज का सिंबल वेयर नहीं करना होता है, एज देयर आर नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स दैट मैन शुड वेयर सिंबल्स ऑफ मैरिजेस मेकिंग द कनेक्शन बिटवीन द डिस्कार्डिंग ऑफ द मंगलसूत्र एंड द हस्बैंड्स डेथ। तो बेसिकली हम ये आइडिया जो इनइक्वालिटी का है उसको नॉर्मलाइज कर ही क्यों रहे हैं कि विमेन को ही क्यों यहाँ पर मैरिज के सिंबल्स को वेयर करना है। तो सबसे पहले ऑथर ने ये क्वेश्चन किया है। दूसरी बात यहाँ पर ऑथर ने ये क्वेश्चन की है, जो सोसाइटी का ये मानना है कि विमेन का जो प्राइमरी रोल है वो वाइफ्स की तरह है, मदर्स की तरह है, और जो डोमेस्टिक वायलेंस है दैट शुड बी टॉलरेटेड फॉर द गुड ऑफ द फैमिली। तो ये जो दो सोच है ऑथर ने इसको काउंटर किया है। एज दे आर सीन टू बी अबव सोसाइटी, कोर्ट्स ऑफ लॉ एंजॉय सुपीरियर पोजीशन इन द हायरार्की ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। तो अगर कोर्ट्स ही यहाँ पर जो जेंडर डिसबैलेंस है उसको इनहेरिट करेंगे तो प्रॉब्लम दूर कैसे होगी। तो कोर्ट्स को तो सोसाइटी में एक सुपीरियर पोजीशन पर माना जाता है। द रिलेशनशिप बिटवीन अ सोसाइटी एंड इट्स इंस्टीट्यूशन इज अ पिकुलियर वन। तो अगर हम देखें जब हम सोसाइटी में कंसिडर करते हैं तो हम विमेन को सोसाइटी से नीचे कंसिडर करते हैं। तो इट इज़ अबाउट द ड्यूटीज़। अगर हम विमेन की बात करते हैं तो एज सच हम विमेन एज एन इंडिविजुअल की बात नहीं करते, हम ये बात करते हैं कि विमेन की क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, विमेन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। तो देयर ड्यूटीज़ आर टू देयर फैमिली, सन्स, हस्बैंड, सोसाइटी। तो कभी आप विमेन को एज एन इंडिविजुअल क्यों नहीं कंसिडर करते हो। तो ये यहाँ पर ऑथर ने क्वेश्चन किया है। देयर प्लेस इज नॉट टू बेनिफिट फ्रॉम सोशल लाइफ बट टू इंश्योर कि विमेन यहाँ पर कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं सोसाइटी को। तो ये यहाँ पर ऑथर ने क्वेश्चन किया है। ये नेक्स्ट आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, अ मास्टर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ये हम डिस्कस करेंगे लेसन्स फ्रॉम ग्रेगर मेंडल। जुलाई 2022 मार्क द 200th बर्थडे ऑफ ग्रेगर जॉन मेंडल, अ रिवॉल्यूशनरी साइंटिस्ट। अब ये जो हमें ये पता चलता है कि जो ट्रेट है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती है, ये हमें ग्रेगर मेंडल से ही पता चला। तो आपको लग रहा होगा ये तो हमें पता ही है कि जो ट्रेट्स है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है, लेकिन ये बात ग्रेगर मेंडल ने ही बताई थी। ही प्रोपाउंडेड दैट इन्फॉर्मेशन ऑन ट्रेट्स गेट पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर एज पर्टिकुलर एलिमेंट्स एंड दैट ट्रेट्स इन द प्रेजेंट जनरेशन कैन बी ट्रेस बैक टू द पास्ट जनरेशन। तो इसके लिए इन्होंने एक पी एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने पी एक्सपेरिमेंट में क्रॉस पॉलिनेशन कराया था, जिससे ये पता चला जो ट्रेट्स है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है। द नोशन वाज रिवॉल्यूशनरी बिकॉज देयर वाज नो थ्योरी अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। तो तब इनहेरिटेंस के बारे में कुछ नहीं पता था कि इनहेरिटेंस कैसे होता है, तो मेंडल की थ्योरी के बाद ही हमें इनहेरिटेंस के बारे में पता चला। तो फिर यहाँ पर इनके एक्सपेरिमेंट की बात की गई जो कि इन्होंने पी एक्सपेरिमेंट किया। वो ऐसा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कि पी एक्सपेरिमेंट कैसे किया, लेकिन जब इनका एक्सपेरिमेंट हुआ वो उस समय फॉर एग्जांपल स्टैलिन ने इनके एक्सपेरिमेंट को मानने से ही मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो स्टैलिन बैंड मेंडेलियन जेनेटिक्स इन रशिया एंड इन ऑल कंट्रीज अंडर रशियन इन्फ्लुएंस। अब ऑथर ने ये कहा है कि इनके एक्सपेरिमेंट को क्यों नहीं माना गया। पहली बात कि ये साइंटिफिक कम्युनिटी से नहीं थे, ये एक मंक थे। दूसरी बात कि इनका जो ये फाइंडिंग्स थी बहुत ज़्यादा प्री मैच्योर है, तब सोसाइटी रेडी नहीं थी इसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो इवन द मेंडल प्रोवाइडेड एन एविडेंस बेस्ड मॉडल ऑफ इनहेरिटेंस, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन रिमेन्ड अनएप्रिशिएटेड एंड बरीड फॉर 35 ईयर्स। दोज हु मेक प्री मैच्योर डिस्कवरीज आर लाइबल टू बी रिडिक्यूल्ड बाई पीयर्स। तो ये हमेशा होता है। थर्ड, द साइंटिफिक मेथड दैट मंडल यूज वॉज रिवॉल्यूशनरी फॉर हिज टाइम, क्योंकि इन्होंने कैलकुलेशन का यूज़ किया था, मैथमेटिक्स का यूज़ किया था इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए कि जो ट्रेट्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में यहाँ पर ट्रांसफर होते हैं। आर माइंड शुड बी ओपन टू एब्जॉर्व न्यू आइडियाज़। अब हमें क्या पता चलता है कि इनके जो प्री मैच्योर उस समय, अब इनको प्री मैच्योर इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि सोसाइटी उस समय ऐसे आइडियाज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं थी। तो हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि हमें अपने दिमाग को हमेशा खुला रखना चाहिए नए आइडियाज़ को एब्जॉर्व करने के लिए। तो जहाँ पर हम बात करते हैं नॉवेल और इनोवेशन की, तो ऑथर का ये कहना अगर आज भी मेंडल अराइव हो जाएं तो उनकी डिस्कवरी को प्री मैच्योर ही कंसिडर किया जाएगा। येट आई एम नॉट श्योर दैट इफ अ मेंडल अराइव्स टुडे विद अ डिस्कवरी दैट इज प्री मैच्योर, क्या साइंटिस्ट उनको वार्मली वेलकम करेंगे? साइंटिस्ट हैव सर्टेनली लर्न टू अप्रिशिएट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेज इन साइंस, लेकिन उसके बाद भी उनका अभी भी फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं है टुवर्ड्स अदर। अगर इंडिया में देखें तो ऑथर ने ये कहा कि इंडिया में सूडो साइंस का बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रचलन है। तो वी आर नाउ विटनेसिंग अ सेलिब्रेशन ऑफ सूडो साइंस दैट हार्मोनाइजेज विद आइडियोलॉजी इन इंडिया एंड ऑल्सो एल्सवेयर। तो डिजास्टर होगा अगर हम यहाँ पर सूडो साइंस के ऊपर बिलीव करेंगे। सब इंसानों के अंदर यहाँ पर साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए। तो ये यहाँ पर ऑथर ने कहा है। नेक्स्ट है श्रीलंका के ऊपर आर्टिकल की श्रीलंका की जो क्राइसिस है इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो श्रीलंका में प्रॉब्लम क्या है, तो पहली जो श्रीलंका की प्रॉब्लम है, तो श्रीलंका में जब गोटाबाया राजपक्षे आने वाले थे तो उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में कहा कि हम श्रीलंका की जो पर कैपिटा इनकम है उसको $6,500 कर देंगे 2025 तक। पर उन्होंने किया कि उन्होंने किए टैक्स कट्स, बहुत ज़्यादा टैक्स कट्स किए लोगों को खुश करने के लिए। दिस डिड नॉट मटीरियलाइज। इंस्टेड द श्रीलंकन इकोनॉमी विच वॉज एट द कस्प ऑफ द अपर मिडिल क्लास इनकम स्टेटस, उसकी जो GDP ग्रोथ है वो यहाँ पर नेगेटिव टेरिटरी में चली गई है और जो श्रीलंका की पर कैपिटा इनकम है वो 2019 से भी कम हो गई है। फिर यहाँ पर दूसरी बात, की रिफॉर्म्स ये करने की कोशिश कर रहा है। इनका IMF के साथ नेगोशिएशन चल रहा है कि इनको लगभग $3.5 बिलियन मिल जाए। अब जब IMF लोन देता है तो IMF बहुत सारी कंडीशंस भी लगाता है। फॉर एग्जांपल जो आपके यहाँ पर
पब्लिक कंपनीज़ हैं लेकिन वो यहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो आप उनको प्राइवेटाइज़ कर दो। जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आप कम कर दो। तो ये सारी यहाँ पर आईएमएफ कुछ कंडीशंस लगाएगा। तो ऑथर ने ये कहा है कि जो रिफॉर्म्स हमने 1991 में किए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वो श्रीलंका को अब करने की ज़रूरत है और जो सरकार का बहुत ज़्यादा रेड टेपिज्म है वो सब खत्म करने की ज़रूरत है। तो 3 की रिफॉर्म्स आर नेसेसरी। द फर्स्ट इज कंक्लूडिंग नेगोशिएशंस ऑन अ $3.5 billion IMF प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड ओवर से 5 years। दिस विल इंक्रीज टैक्सेस। तो यहाँ पर श्रीलंका की सरकार को टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, भले ही लोग खुश ना हो लेकिन उनको ऐसा करना पड़ेगा अगर उनको अपनी इकॉनमी को रिवाइव करना है। द सेकंड सेट ऑफ रिफॉर्म्स इज स्ट्रक्चरल। जो श्रीलंका है उसको काफ़ी बिजनेस फ्रेंडली बनाना पड़ेगा, तभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ पाएगा। और इंडिया को यहाँ पर श्रीलंका के साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए, श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, श्रीलंका के साथ ज़्यादा ट्रेड करना चाहिए। तो एज सच हम देखें तो इंडिया ने श्रीलंका की बहुत ज़्यादा हेल्प की है इस क्राइसिस में, लेकिन चाइना ने श्रीलंका की कोई हेल्प नहीं की। यहाँ तक कि चाइना तो अपने जो डेट है उसको भी राइट ऑफ करने के लिए रेडी नहीं है। तो देयर इज़ ग्रोइंग इंटरेस्ट इन द काइंड ऑफ मॉनिटरिंग मेथड्स। इसके अलावा जो इंडिया ने यहाँ पर हेल्प की, तो इंडिया ने मेक श्योर किया कि जो हेल्प है वो पुअर लोगों तक पहुँचे। ये नहीं है कि जो भी हमने हेल्प की वो सारे पॉलिटिशियंस ही खा जाएं। तो देयर इज़ ग्रोइंग इंटरेस्ट इन द काइंड ऑफ मॉनिटरिंग मेथड्स इंडिया इज पुटिंग इन प्लेस टू इवैल्यूएट हाउ द एड प्रोवाइडेड बाय दिल्ली इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन श्रीलंका। इसके अलावा हमें इंडिया और श्रीलंका की जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट नेक्सस है उसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। तो ये सब हमें कुछ करने की ज़रूरत है जो कि यहाँ पर ऑथर ने बता दिया। अब हम आगे चलते हैं। तो ये जो इटली के प्रीमियर है मारियो ड्रागी, तो इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया था लेकिन उनके प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो ये बस आपको ये पता होना चाहिए इटली के प्रीमियर कौन है, मारियो ड्रागी। रशिया एम्स टू एक्सपेंड वॉर गोल्स बियॉन्ड डॉनबास। तो रशिया का ये कहना है कि हमें डॉनबास के अलावा और भी बहुत कुछ कैप्चर करना है। डॉनबास कौन सा यूक्रेन का रीजन है, तो डोनेट्स्क और लुहांस्क का जो रीजन है वो यहाँ पर डॉनबास है। यूरोपियन यूनियन ने अपने मेंबर्स से ये कहा है कि अपनी गैस यूसेज को 15% कम कर दो, क्योंकि जो रशिया है वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है। रशिया का ये कहना है कि हम नेचुरल गैस की सप्लाई को कम कर देंगे। तो बेसिकली आप पहले से, अब रशिया ऐसा क्यों कर रहा है, रशिया ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज़ और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं, तो रशिया ये कोशिश कर रहा है कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस हट जाए। तो रशिया यहाँ पर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है कि हम आपको नेचुरल गैस नहीं देंगे तो हमारे ऊपर से सैंक्शंस हटा दो। आरबीआई रेडी टू स्पेंड $100 billion मोर फ्रॉम फॉरेक्स रिजर्व टू डिफेंड रुपी। तो आरबीआई का ये कहना है कि रुपी अगर और ज़्यादा डेप्रिशिएट होता है, तो बेसिकली सीनियर ऑफिशियल का ये कहना है कि अगर रुपी और ज़्यादा डेप्रिशिएट होता है तो आरबीआई के पास अच्छे खासे फॉरेक्स रिजर्व है और आरबीआई जो $100 billion है उतने तक मार्केट में डाल सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर रुपी की डेप्रिशिएशन कम हो सके। तो रुपये क्यों डेप्रिशिएट हो रहा है, तो उसका रीज़न ये है कि डॉलर की सप्लाई कम हो गई। तो आरबीआई जब डॉलर मार्केट में डाल देगा तो अपने आप ही डॉलर की सप्लाई यहाँ पर बढ़ जाएगी और उसकी वजह से रुपी का डेप्रिशिएशन यहाँ पर कम हो जाएगा। इंडिया टॉप रेमिटेंस रेसिपिएंट। तो इंडिया टॉप रेमिटेंस रेसिपिएंट है, चाइना, फिलीपींस ये सब हमसे पीछे हैं। तो इंडिया है, उसके बाद चाइना है, देन मैक्सिको, देन फिलीपींस एंड इजिप्ट। तो इंडिया नंबर 1 है, टॉप रेमिटेंस रेसिपिएंट है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट पेज पर हमने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग डिस्कस की। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एवर ग्रीनिंग ऑफ कस्टडी जो की जा रही है और जो यहाँ पर डिसेंट को कर्व करने की कोशिश की जा रही है, अरेस्ट किए जा रहे हैं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर हम कोई एंटीसिपेटरी ऑर्डर पास कर दें कि कोई ट्वीट नहीं करना है, तो उसका मतलब ये है कि जो राइट टू फ्री स्पीच है वो यहाँ पर वायलेट हो रहा है। फिर यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया कि ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस फॉल होने वाले हैं, ग्लोबल रिसेशन आने वाला है, तो ऐसे कुछ आसार लग रहे हैं। तो ऐसे में सरकार ने जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है उसको पेट्रोल के ऊपर पूरी तरीके से रिमूव कर दिया और जो डीजल उसके ऊपर थोड़ा कम कर दिया। अब सरकार ने क्यों लगाई थी एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, वो इसीलिए लगाई थी क्योंकि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं ये जानबूझकर एक्सपोर्ट करके इंडिया की मार्केट में जो ऑयल है वो सप्लाई नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से इंडिया में एक तरीके की आर्टिफिशियल फ्यूल शॉर्टेज यहाँ पर क्रिएट हो गई थी। फिर यहाँ पर हमने डिस्कस किया इसरो के कौन कौन से मिशन है। तो पहले हमने एक्सपो सेट डिस्कस किया जो कि कॉस्मिक रेस को स्टडी करने के लिए। फिर हमने लैग्रेंज पॉइंट डिस्कस किया कि क्या होता है। फिर यहाँ पर हमने डिस्कस किया अबॉर्ट मिशन क्या होता है। अबॉर्ट मिशन बेसिकली वो मिशन कि अगर फेल हो जाए आपका मिशन तो यहाँ पर जो क्रू है वो एस्केप कर सके आसानी से। फिर हमारा प्लान ये है कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे 2024 में। तो 2 सेपरेटली लॉन्च स्पेस क्राफ्ट को ज्वाइन करने का प्रोसेस होता है स्पेस डॉकिंग। इसके अलावा हम अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएंगे लगभग आने वाले 5 से 7 सालों में। अब हम आगे चलते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं टी.डी. एंटनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। फिर यहाँ पर अर्नब गोस्वामी का केस भी हम डिस्कस कर चुके हैं। द लॉ एंड अबॉर्शन एंड व्हाट इट मीन्स फॉर मैरिड वुमेन। तो अगर हम देखें तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट क्या कहता है कि यहाँ पर 20 हफ्तों तक प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराना है तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत है। 20 से 24 तक कराना है तो यहाँ पर 2 की ज़रूरत है। कौन कौन सी कैटेगरी ऑफ वुमेन्स को अलाउ किया जाता है, तो सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, रेप और इंसेस्ट, माइनर्स, चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस हो जाता है, वुमेन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़। इसके अलावा जो फीटल एबनॉर्मलिटीज़ है या तो वुमेन की जान को खतरा है, लेकिन इसमें अनमैरिड वुमेन को इंक्लूड नहीं किया जाता है। फिर यहाँ पर हमने डिस्कस किया
कि जो CACP है वो रिकमेंड करता है MSP। तो CACP 3 कॉस्ट को लेता है, एक तो A2, दूसरी A2+FL और तीसरी C2। तो यहाँ पर फार्मर्स की ये डिमांड थी कि जो MSP है वो C2 + 50% कॉस्ट पर होना चाहिए, तो C2 + 50% ये MSP होना चाहिए। लेकिन अभी जो यहाँ पर CACP रिकमेंड करता है MSP वो A2+FL कॉस्ट पर करता है, तो यही यहाँ पर डिमांड है। फिर हम आगे चलते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया है कि एक तो सर्वे हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग, जिसमें ये पता चला है कि विमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो चाइल्ड है विमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और विमेन अगर डोमेस्टिक वायलेंस को टॉलरेट कर रही है तो दैट इज़ फॉर द गुड ऑफ द फैमिली। तो ये सब हमने डिस्कस किया। फिर यहाँ पर हमने ग्रेगर मेंटल डिस्कस किया, तो उनकी 200th बर्थ एनिवर्सरी है। फिर इन्होंने ये बताया था कि जो ट्रेड्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, तो बेसिकली ऑफ स्प्रिंग्स में जो ट्रेड हैं वो यहाँ पर ट्रांसफ़र होते हैं। फिर ऑथर ने ये बताया कि इंडिया में जो सूडो साइंस का एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसको हमें कम करने की ज़रूरत है, लोगों में साइंटिफिक टेम्पर डालने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पर इटालियन प्रीमियर का हमने नाम डिस्कस किया, मारियो ड्रागी। फिर रशिया का ये कहना है कि हम डॉनबास के अलावा भी काफ़ी कुछ कैप्चर करना चाहते हैं। फिर RBI का ये कहना है कि हम $100 बिलियन जो हैं इससे ज़्यादा मार्केट में डाल सकते हैं अगर हमें रुपी का डेप्रिसिएशन रोकना है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।